हेलो एवरीवन। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो शुरुआत करते हैं इसकी, वो करते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तब। और मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर जानना है तो आपको उसको फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला आता है आपका फर्स्ट फेज़, और ये जो फेजेस हैं इसको एज सच मतलब एज इट इज़ आपको लर्न करना है, जैसे यहाँ पर दे रखा है। उसका रीज़न जो है वो आपको आगे पता लगेगा, और पोस्ट इंडिपेंडेंस जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। लेकिन आपको फ़िलहाल ऐसी जगह फेजेस जो दे रखा है, 3 फेजेस थे, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़। पहले एक बारी ब्रॉडली जान लेते हैं। पहला फेज़ है 1947 से लेकर 1967 तक। दूसरा जो फेज़ है वो है 1967 से लेकर 1987 तक। और तीसरा फेज़ है 1987 के बाद प्रेजेंटली जैसा भी विज्ञान की क्षेत्र में इंडिया महारत हासिल कर रहा है उसके बारे में, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले फेज़ के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बड़े सारे रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करे ताकि हायर एजुकेशन जो है वो प्रमोट करी जाए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो पहला आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इस्टेब्लिश करा जाता है 1951 में एट खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में, बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद बड़े सारे आईआईटीज़ 1950s और 1960s में देखने को मिलते हैं एट बॉम्बे, मद्रास, कानपुर और दिल्ली। तो वेरियस अचीवमेंट्स बिटवीन 1947 टू 1962 क्या क्या रही हैं। देवर फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो थी वो बढ़ गई, ठीक है। कैसे बढ़ गई आपको पता है ना, अर्ली 1960s के अंदर क्या आ गया था, HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, और उसी से आया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, है ना। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई थ्रू 34 मिलियन मेट्रिक टन्स। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन इट ऑल्सो इंक्रीज थ्रू 79 मिलियन किलोवाट्स। और ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई 94% इस कार्यकाल के टाइम पर। क्यों? सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद से ही, पीसी महालानो बिस मॉडल के बाद से ही किस पे फोकस करा गया था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, है ना, इस वजह से। उसके बाद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भारत के अंदर जो है वो स्टार्ट होता है आज़ादी से पहले 1927 में। 1937 में इसको बोला जाता है ऑल इंडिया रेडियो। सिंस 1957 इट हैज़ बीन कॉल्ड एज आकाशवाणी। टाटा ग्रुप जो था उसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टार्ट करी 1968 में, विच वॉज अमंग द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर्स इन 1960s इन इंडिया। भारत ने 1960 के दशक के आसपास अपने रिश्ते जो थे, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि रशिया बहुत ज़्यादा मदद करता था हमारी टेक्नोलॉजी के मामले में, तो रशिया के साथ रिश्ते शुरू से ही अच्छे रख रखे थे। अब मुझे सिर्फ 1960s नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो शुरू से ही अच्छे थे। तो इसके चलते जब ये पूरी की पूरी होड़ मच रही थी सुपर पावर्स के बीच में कि स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, तो भारत जो था उसने यूएसएसआर के साथ अपने रिश्ते मजबूत करके मदद करी थी काफ़ी ज़्यादा हमारी यूएसएसआर ने इसरो को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया अपना एक इंडियन स्पेस प्रोग्राम बिल्डअप कर पाया, ठीक है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेकर जा पाया। और जैसा कि हमने करंट अफेयर में पढ़ा था श्रेया लास्ट मंथ कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, it is the name of the first nuclear test that was conducted on 18th May 1974 at पोखरन in राजस्थान, है ना। और फिर पोखरन 2 भी होता है। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम था, ये बेसिकली इसका मकसद जो है इंडिया ने बोलकर जो लॉन्च करा था, इट कॉल्स फॉर सेल्फ रिलायंस इन द यूसेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन सपोर्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। मतलब हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, उसमें खुद सक्षम बनेंगे, और वो हम जो भी महारत उसके अंदर हासिल करेंगे उसको अपने देश की तरक्की में लगाएंगे। तो इसी के चलते भारत ने अपनी पहली इंडियन स्पेस सैटेलाइट
सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च करी 1975 में। उसके बाद भास्कर 1, भास्कर 2, इसमें हमारी यूएसएसआर ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी, ठीक है। उसके बाद एप्पल सैटेलाइट हमने लॉन्च करी ऑन द एप्पल सैटेलाइट जो थी ऑन द यूरोपियन एरिने रॉकेट एंड रोहिणी सैटेलाइट ऑन इंडियाज ओन SLV-3 रॉकेट। यानी कि जो एप्पल सैटेलाइट थी वो हमने यूरोपियन यूनियन का भी स्पेस प्रोग्राम होता है, यूरोसेट वगैरह जो उनकी सैटेलाइट होती हैं, तो जो यूरोपियन यूनियन का जो रॉकेट जो जा रहा था एरिने रॉकेट, वो तो हमने वहाँ पर लॉन्च कर दी। लेकिन उसके बाद जब रोहिणी सैटेलाइट जो थी वो भारत ने अपना खुद का SLV-3 रॉकेट जो है वो यूज़ करके करी। डोंट वरी, अब आप कहोगे ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इंडिजिनस रॉकेट था हमारा, क्या था, कौन सी सैटेलाइट कहाँ पर है। ये तो अभी वो आपको हौच पौच करके बता रहा है। रॉकेट्स और सैटेलाइट का पूरा हमारा डेडिकेटेड चैप्टर है, तो अभी कंफ्यूज मत होना। आपको पूरे का पूरे टेबल में दे दूंगा, उसके अंदर दे रखा है, रवि पी अग्रहारी के 7th एडिशन में है। आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि कौन कौन से मिशन के अंदर भारत ने अपना रॉकेट यूज़ करा। भारत की वो खुद की सैटेलाइट थी, भारत ने वो जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ मिशन करा, सैटेलाइट भारत की थी लेकिन रॉकेट बोरोड था। ये आपको सारे लिस्ट पता लग जाएगी, ठीक है, और काफ़ी बड़ी लिस्ट है वो, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इनसेट 1B वॉज लॉन्च इन द ईयर 1983, जिसकी वजह से हमारे देश में टेलीविज़न, रेडियो, मेट्रोलॉजिकल मतलब बेसिकली जो मौसम विभाग की जानकारी होती है, और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना काफ़ी आसान हो पाया। उसके बाद काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR और DRDO, ये दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये उभर कर आए, एंड दे आर इन्वॉल्व इन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉर बोथ डिफेंस पर्पस एंड सिविलियन पर्पस। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है ये हमने स्टार्ट करा था विद USSR's फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसने इसरो की मदद करी थी इन अचीवमेंट ऑफ द एम्स सच एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन फॉर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्चिंग, एंड ऑल्सो इन डेवलपमेंट ऑफ आर्यभट्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, while also sending space astronauts। तो आपने इसके बारे में शायद से कभी सुना नहीं होगा, ये हमने USSR के फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से ये जो है ये डेवलप करा था, ठीक है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। कहाँ देखने को आपको मिलेगा ये? केरला के अंदर, ओके, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो इसको 21 नवंबर 1963 को स्टार्ट करा गया था, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन थुम्बा, तिरुवनंतपुरम, केरला। ये आपका वो ये वाला स्टेशन, ओके। सेकेंड फेज 1967 से लेकर 1987 तक ये चलता है। अमेरिका ने सपोर्ट करा था इंडिया को टू बिगिन फर्स्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, और कनाडा का कैंडू रिएक्टर्स। इसके लिए हमें अब कौन सा सपोर्ट मिला दूसरे फेज़ के अंदर? पहले फेज़ के अंदर हमारा सपोर्टिंग पार्टनर कौन था? USSR। जानने वाली बात क्या है कि सेकंड फेज़ के अंदर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रॉकेट डेवलपमेंट के मामले में हमारा पार्टनर कौन? अमेरिका, ठीक है। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन और कनाडा का कैंडू रिएक्टर जो है ये कुल मिलाकर आप ये कह लो कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन को सपोर्ट करा अमेरिका ने। फिर उसके बाद
हम लोग खुद से भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन विच वॉज ब्रॉड इन इंडिया ड्यूरिंग अर्ली 1960s, which led to the production of high yielding variety of foods and use of chemical fertilizers in India. तो जो फार्मर्स थे और ऐसे रीजन के फार्मर्स जहाँ पर हमारे देश में गेहूँ बहुत अधिक मात्रा के अंदर प्रोड्यूस होता था, लाइक हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, ये इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर पाए. मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन थी, इट सपोर्टेड द एग्रीकल्चर टू फ्लरिश रैपिडली. तो आपको पता है कि इंडिया जो है फिर वो अपना बफर स्टॉक क्रिएट कर पाया, और जो फूड ग्रेन्स इंपोर्ट हमें करने पड़ते थे अमेरिका, उसकी डिपेंडेंसी हम पूरी की पूरी तरीके से दूर कर पाए. जो एफर्ट्स थे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के, इसने भी एक मेजर रोल प्ले करा इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ फूड एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. इसकी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बन पाया और खाने के मामले में अपना एक बफर स्टॉक क्रिएट कर पाया. उसकी वजह से इंडिया का जो रवैया था फ्रॉम द इम्पोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स, इसकी वजह से इंडिया क्या बन पाया, एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स. और हम लोग कौन से रीजन की सबसे ज़्यादा मदद करने लगे थे उस टाइम पर? शुरू में कहाँ एक्सपोर्ट करते थे सबसे ज़्यादा अपना शुरू में अनाज? सोच के देखो. अफ्रीका में तो फिर भी हो जाता है. डेजर्ट कंट्रीज बताओ कौन कौन सी हैं? सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया कह सकता हूँ. वहाँ पर तो वो लोग सिर्फ क्योंकि नॉनवेज ही खा पाते हैं ना, लोकेशन ऐसी है, फूड क्रॉप्स उग नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर हम उनको देने लगे. और बदले में हमें उनसे कैसे रिश्ते मिले? ऑयल रिलेशंस. ऐसे फ़ायदा हुआ क्योंकि देखो फ्री में तो कोई अपना तेल बांटने से रहा या रिश्ते मजबूत करने से रहा. डिस्काउंटेड रेट पर या जो भी चीज़ें हमारी हेल्प करने को वो लोग रेडी तभी हुए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, जब हम उनको अनाज देने लगे. ठीक है. थर्ड फेज चलता है 1987 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक. 1986 में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, ये इस्टेब्लिश करा गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. यहाँ पर जो भारत की सरकार और दोनों जो प्राइवेट सेक्टर थे, इन दोनों ने इन्वेस्ट करा अपना इनोवेशन, इन्वेंशन, पैसा भारत की सरकार ने सपोर्ट दिया जैसे फाइनेंशियल इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ताकि बायोटेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा के उसको अप्लाई करा जा सके इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस एंड एग्रीकल्चरल साइंसेस. बेंगलोर जो है ये इमर्ज होकर आया, इस पर इतना ज़्यादा फोकस करा सरकार ने दैट इट इज़ करेंटली नोन एज अ टेक्नोलॉजिकल कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है. हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दे आर कंसिडर्ड एज द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बेसिकली हमारे देश की नींव है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग. प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में साल 1981 में डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट जो था, इसको इस्टेब्लिश करा गया. आपने शायद से सुना नहीं होगा इस डिपार्टमेंट के बारे में कभी. यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. इट वॉज स्टैब्लिश टू हार्मोनाइज एंड डायरेक्ट द कंट्रीज एक्टिविटीज़ इन ओशन रिसर्च. तो इट वर्क्स इन बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एंड जियोलॉजिकल फील्ड बिसाइड्स मेट्रोलॉजी एंड जियोफिजिकल ओशनोग्राफी, ताकि ये सब जो नहीं होता, ये प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह या फिर समुद्र के अंदर जो माइनर प्लेट्स वगैरह टकरा रही हैं या फिर अंडर वाटर स्टडीज़ अगर कुछ करनी है, ठीक है, तो कुल मिलाकर सारी की सारी जो ओशन स्टडी है ना, वो करी जा सकती है. ओके. भारत पहली बार स्पेस मिशन में एंटर करता है विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ चंद्रयान-1 ऑन 22 अक्टूबर 2008. अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चंद्रयान और मंगलयान में. भाई चंद्रमा किसको कहते हैं बताओ? ये मून मिशन था. और मंगल ग्रह किसको कहते हैं? कौन सा प्लैनेट? मार्स. ठीक है. तो चंद्रयान मिशन पहले लॉन्च हुआ था. ठीक है. मून इम्पैक्ट प्रोब एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप समझ लो अभी के लिए. चंद्रयान 1 से
It was released on 18 November 2008 from a height of 100 kilometer. During its 25-minute descent, ये जो चंद्रयान 1 का जो ये एल्टीट्यूडनल कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर था, इट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ वाटर ऑन मून. ठीक है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट, ये जिसका जो नाम आ रहा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ये है चीज़, और ये है मून इम्पैक्ट प्रो. इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, बस उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है बस. ठीक है, कि उसके साथ रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ये तरह से चक्कर मार रहा था, इसने कुछ लेज़र रेडिएशंस अपनी भेजी, और मून पर जाकर जब ये लैंड होता है तो ये फाउंड आउट करता है इधर उधर चक्कर लगा के कि यस वाटर की ट्रेसेस हैं मून पे. उसके बाद 5 नवंबर 2013 को इसरो ने अपना सेकंड स्पेस मिशन जो था भारत का वो लॉन्च करा, डैट इज़ मार्स ऑर्बिटर मिशन, और उसको कहा जाता है मंगलयान. इसके ऊपर मूवी भी है अक्षय कुमार विद्या बालन वगैरह की, अगर आपने देखी हो तो. ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक मिशन को लॉन्च करने के लिए ऐसे, तो वो आप उस मूवी से काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो. लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कैसे वो घुमाना पड़ता है, कितनी बार रोटेशन करनी पड़ती है, वजन कैसे कम करना पड़ता है. तो अभी तो नहीं, सैटेलाइट वाला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा तब आपको वो मूवी देखनी पड़ेगी, और देखनी ही पड़ेगी. जैसे भगत सिंह की कहानी नहीं पूरी हो सकती ना श्रेया बिना उसके लेजेंड ऑफ भगत सिंह के, ऐसे ही सैटेलाइट की कहानी बिना उस मूवी के नहीं कर पाओगे. ठीक है, और आराम से देखना उसको. और ये भी देखना कि दक्षिण भारत से क्यों लॉन्च करे जाते हैं सारे के सारे मिशन, और वहाँ चुनौतियाँ क्या होती हैं जब बारिश होने लग जाती है. तो हल्की फुल्की तो देखी होगी आई थिंक, वो मूवी है, सुना होगा शायद से, लेकिन इस बारी हाँ यूपीएससी वाला पर्सन बन के देखना उसको. ठीक है, तो इट इज़ द फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन ऑफ इंडिया. अब इंटर प्लानिटरी मतलब क्या, हम अपने प्लानिट से पहली बार किसी और प्लानिट में मिशन भेज रहे थे, है ना. मेकिंग इसरो द फोर्थ स्पेस एजेंसी टू रीच मार्स आफ्टर सोवियत स्पेस प्रोग्राम, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ठीक है, भारत पहला ऐसा एशियन नेशन है टू रीच द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स, एंड ऑल्सो द फर्स्ट नेशन टू गेट द सक्सेस इन इट्स फर्स्ट एफर्ट. पहली बार में ये जब खुशी जब मनाई जा रही थी ना, उसके बाद चंद्रयान 2 आता है. ठीक है, और फिर मैंने अभी आपको वीडियो भेजी थी जब वो रोता है. ठीक है, के सिवा आई थिंक उनका नाम था, वो चेयरमैन थे जो इसरो के, तो नरेंद्र मोदी जी से वो गले लग के रोते हैं. ठीक है, लेकिन ठीक है यार, कोई बात नहीं. चंद्रयान 3 हमारा अच्छा जा रहा है. तो इंडिया ऑल्सो लॉन्च चंद्रयान 2 मिशन ऑन 22 जुलाई 2019. 30 मीटर टेलीस्कोप इज़ एन एंटीसिपेटेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. ये वाली बात ख़त्म हो गई है, वो आगे बात बता रहा है आपको. ये वाली बात यहाँ तक ख़त्म हो गई है, वो नेक्स्ट चीज़ बता रहा है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में. 30 मीटर टेलीस्कोप, ये एक सोचा जा रहा है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है, हैविंग एन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप विच इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द समिट ऑफ मौना किया इन यूएसए. जोग्राफी की एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे 2 जगहों के नाम, मौना की एंड मौना लोआ. ठीक है, ऑन द समिट ऑफ मौना किया इन यूएसए नियर हवाई. इट इज़ फर्दर गोइंग टू बी प्लान फॉर अल्ट्रा वॉलेट टू मिनी इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस. 0.31 से लेकर 0.28 तक वेवलेंथ के ये सारे के सारे मेजर करे जाएंगे. अब 30 मीटर टेलीस्कोप अभी प्रोग्राम ये चल रहा है. बहुत रिमार्केबल तरीके से बनाया गया है. और ये जो जगह है ना, इसी के बारे में बोला जा रहा है, यही वो जगह है
ऑन द टॉप ऑफ मोना किया। अब आप कहोगे तो यूएसए में है और इसका हवाई में, मोना किया में, इसका क्या लेना देना इंडिया से? तो देयर इज़ गवर्नमेंट सपोर्ट फ्रॉम सेवरल नेशंस जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यहाँ पर पैसा लगाया है, तो वो इसको यूज़ नहीं करेंगे? बताना ज़रा, भारत यूज़ करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सच एस जापान, यूएसए, कनाडा, चाइना, इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेलीस्कोप। ये जो ऑब्जर्वेटरी और जो टेलीस्कोप है, दे आर लाइकली टू बी ऑपरेशनल एट मोना किया टिल 2024। इसलिए मैं आपको बोल रहा था अभी जो है बाहर से स्ट्रक्चर आपको लग रहा है, अंदर अभी काम चल रहा है इसके। और ये बहुत बड़ा टेलीस्कोप इसके अंदर फिट करा गया है। देखो बनाया तो काफ़ी ज़्यादा पॉश स्ट्रक्चर से गया है ना। इसका अंदर का स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं आपको, ये क्लियर नहीं है। ओके, इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।